बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम में कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोग ब्रीफ इंट्रो देंगे एटॉमिक मेटल्स का। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मेटल। थॉमसन एटॉमिक मेटल क्या था कि थॉमसन एटॉमिक मेटल जो था उसमें था कि द अर्लीस्ट थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज्ड इन 1900, मतलब कि जो कदीम तरीन हमारे पास नज़रियाती एटम है ना, उसकी जो इनर स्ट्रक्चर मतलब कि अंदरूनी साख्त थी उसको प्रपोज किया था थॉमसन ने 1900 में। ठीक है, किसने अंदरूनी साख्त को किसने प्रपोज किया था? थॉमसन ने। ठीक है, कब? 1900 में। और इसको विलियम थॉमसन ने प्रपोज किया था और इसको सपोर्ट किसने किया था? जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन कौन थे? जे थॉमसन वो थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था इन 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने थॉमसन ने कहा क्या था कि उन्होंने कहा था कि एटम जो है ना वो यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज मैटर के। यूनिफॉर्म स्फीयर मतलब कि यकसा शोबे हैं किसके? एक पॉजिटिवली चार्ज मैटर है आपके पास और उसके जो यूनिफॉर्म स्फीयर्स है वो क्या हैं? वो एटम्स है। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेडेड किया गया है, पॉपुलरली कॉल्ड प्लम्स इन द पुडिंग मॉडल, जिसको प्लम्स पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लम्स पुडिंग मॉडल के लिए मैंने यहाँ पे एक रफ सा आप कह सकते हैं एक वाटर मिलन का एक पीस बनाया। ठीक है, मेरी ड्राइंग काफ़ी मतलब कि रफ है, पूरी सी है, इस वजह से ऐसा ही बना है। तो आप सपोज कर लें तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये आपको एक ये वाटर मिलन का ना एक पीस है। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये हमारे पास बेसिकली क्या है? अच्छा, ये जो ग्रीन ग्रीन आपके पास है ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये ब्लैक जो सीड होते हैं ना, उसके अंदर तरबूज के अंदर सीड्स होते हैं, उसको इन्होंने क्या किया था कि ये आपके पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये प्लम्स इन द पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है कि ये जो कवर होता है ना ऊपर उसके ग्रीन ग्रीन, वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज मैटर है। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे एम्बेडेड होते हैं? जैसे यहाँ पे तरबूज के अंदर सीड्स होते हैं ना एम्बेडेड, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं। ये थॉमसन का मॉडल था। ठीक, नेक्स्ट इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास ऑफ एटम है वो वुड बी मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इट्स साइज, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास एटम का चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, वो डिस्ट्रीब्यूट किसके ऊपर होगा? साइज़ के ऊपर होगा। ठीक है, ये प्लम्स इन द पुडिंग मॉडल था। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो उसके एटम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो थॉमसन ने उस नेगेटिव चार्ज को क्या कहा था? कॉर्पस्कल्स कहा था, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन जो थे वो डिस्कवर नहीं थे हुए, तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है ना वो क्या आपके पास? कॉर्पस्कल्स हैं। ठीक है, थॉमसन कॉल्ड द नेगेटिवली चार्ज कॉर्पस्कल्स टुडे नोन एज इलेक्ट्रॉन, जिसे आज हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं, तब नहीं थे जानते। ठीक है, बट दिस मॉडल सोन केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद एक्सपेरिमेंट्स बाय रदरफोर्ड, लेकिन जल्दी ही जब रदरफोर्ड का मॉडल आया ना तो इन दोनों मॉडल्स में क्या हो गया था? तनाज़ा हो गया था। हम कहते हैं ना कि उसका उसके साथ तनाज़ा है, तो इसी तरह जब इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को आप रखेंगे तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ तनाज़ा था। ठीक है, और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। रदरफोर्ड के मुताबिक क्या था कि जो न्यूक्लियस है आपके पास वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ही सेड दैट द एटॉमिक मास, मतलब कि जो एटॉमिक मास जो है किस पे कंसंट्रेटेड है? इन अ टेनी डेंस न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एटॉमिक मास आपके पास होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि मास ऑफ द एटम वुड बी मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स साइज। ये किसने कहा था? ये तो थॉमसन ने कहा था ना। और रदरफोर्ड ने अब क्या है कि न्यूक्लियस जो है एक पॉजिटिवली चार्ज है और इसका जो एटॉमिक मास है वो किस पे कंसंट्रेटेड है? एक छोटू से न्यूक्लियस जो है जो काफ़ी मतलब कि डेंस है साइज में बहुत छोटा, उसके ऊपर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, विद द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस है। बेसिकली ये अभी ना आपके पास क्लासिकली इनको प्रूव किया गया था, इनका एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव था। ये जो थॉमसन और रदरफोर्ड का था ना, इसको एंड में हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोहर जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि एज अ क्लासिकली या थ्योरेटिकली इनको डिस्कस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास अब आ जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा।
तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब आपके पास एटॉमिक गैस है या वेपर्स हैं, ठीक है, वो लो प्रेशर में है, ठीक है। तो अगर एटॉमिक गैस और वेपर जो हैं वो लो प्रेशर में है, उनके पास से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मीन के एक्साइटेड हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि रेडिएशंस अमिट होंगी, ठीक है। वो जो रेडिएशंस अमिट होंगी ना, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होंगी, ठीक। मतलब अब इनको सिंपल वर्डिंग में आप लोग समझे कि जब एक आपके पास वेपर्स हैं कुछ, वो लो प्रेशर में, ठीक है, लो प्रेशर में आप उनमें से करंट को पास आउट करवाते हैं। जैसे ही आप करंट को पास आउट करवाएंगे, वहाँ से कुछ रेडिएशंस अमिट होंगी। जो रेडिएशंस अमिट होंगी वो क्या होंगी, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होंगी, ठीक है। और वो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होंगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रा कहेंगे। और इस तरह का स्पेक्ट्रा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये किस पे कंसिस्ट होता है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, बेसिकली ये कुछ ब्राइट लाइंस होती हैं ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। ये ब्राइट लाइंस पे कंसिस्ट होता है और इसका बैकग्राउंड क्या होता है, वो डार्क होता है। समझ आ गई ना कि क्या कहा गया इसमें, कि वो जो एमिशंस होगी वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होंगी। और इस किस्म के स्पेक्ट्रा को हम क्या कहेंगे, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कि जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं। और वो रीजन के ऊपर फॉल कर रही होती है डेफिनेट सेट्स के साथ, मीन के डेफिनेट वेवलेंथ के साथ आप कह सकते हैं, ठीक है। ऑफ लाइंस जो कि रीजन के ऊपर फॉल कर रही होती है, नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, हम सीरीज़ कहेंगे, ठीक है। जो कंसिस्ट होता है नंबर ऑफ़ लाइंस पे, उन नंबर ऑफ़ लाइंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ़ लाइंस पे जो फॉल कर रही होती हैं रीजन ऑफ डेफिनेट सेट्स पे, उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज़ कहेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी हमारे पास क्या थी कि जो अब हम लोगों ने यहाँ पे किस किस की पढ़ी है, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े थे फर्स्ट, हम लोगों ने थॉमसन का पढ़ा था। अब आ रही है हमारे पास बोहर की थ्योरी, ठीक है। नील्स बोहर ने बेसिकली इसको क्वांटमली, मतलब कि क्वांटम फिजिक्स में आके इसको किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बोहर की थ्योरी क्या थी आपके पास, कि उन्होंने स्पेक्ट्रम दिया था हाइड्रोजन का, और उन्होंने एक न्यू प्रिंसिपल दिया था किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। नील्स बोहर जो थे वो एक डेनिश फिजिस्ट थे। उन्होंने प्लानिटरी मॉडल को यूज़ किया था ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये प्लानिटरी मॉडल मैं आपको नेक्स्ट वाली लाइन में बताऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थिंग है। इसको नेक्स्ट वाली लाइन के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो फिर हमें सही सी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हीज मनी कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। उनका अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑन मनी स्टूडेंट्स एंड कलीग्स, उनका अपना जो पर्सनल असर था बहुत से स्टूडेंट्स पे और कलीग्स पे, और उनका अपना पर्सनल जो थी इंटीग्रिटी, मतलब कि उनकी अपनी पर्सनल इस्लामियत की वजह से, उनके पर्सनल असर की वजह से उन्हें तारीख में एक परमानेंट जगह मिली, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास ना इंट्रो है, इसको इतना आप लोगों ने इसमें नहीं लेके जाना, इंट्रो हम लोग पढ़े हैं ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल। बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल में बेसिकली जो थी, उन्होंने ना 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, कि इन्होंने नील्स बोहर ने एलिमिनेट कर रहे थे जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को। तो वो पोस्टुलेट्स में से फर्स्ट पोस्टुलेट हम रीड आउट करते हैं कि वो क्या था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या कहा कि फिक्स सर्कुलर पाथ्स में है। तो अब इसको हम किसके साथ रिलेट करेंगे, प्लानिटरी एटम के साथ। क्या वर्ड था, प्लानिटरी एटम मॉडल के साथ, ठीक है। इसको हम लोग उसके साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप देखें सोलर सिस्टम को, बेसिकली प्लानिटरी एटम का मतलब क्या है कि सोलर सिस्टम में उन्होंने कहा कि जो सन है आपके पास वो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, स्टेशनरी है, ठीक। और उसके गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं, मतलब के जो प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं ना, उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने उसके साथ उसको रिवॉल्व किया था कि जैसे सूरज है, वो उसको आप लोगों ने सपोज करना है कि वो आपके पास न्यूक्लियस है, और जितने प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें पता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो एक फिक्स पाथ में मूव आउट करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई प्लैनेट जो है जंप करके किसी और प्लैनेट में चला जाए,
ऐसा नहीं होता। इसी तरह उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है अभी वो भी एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। इसको अगर हम इस सन वाले को अकॉर्डिंग टू हम लोग करें होली कुरान, तो उसमें भी आपको एक आयत मिलती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज और चाँद अपने अपने मदार में गर्दिश करें। ना तो चाँद इस काबिल है कि वो सूरज के मदार में जा सके और ना ही जो सूरज है वो चाँद के मदार में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि साइंस की जो चीज़ें हैं वो कुरान पाक में मौजूद है, ठीक है, पहले से ही मौजूद हैं, जो साइंस अब प्रूव कर रही है। तो इसको अगर आप उसके साथ रिलेट करें तो आपको सही सी समझ आ जाएगी। मतलब कि सूरज और चाँद अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के उसमें ऑर्बिट में नहीं आ सकता। तो यही चीज़ उन्होंने भी बेसिकली जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो भी यही था कि वो उनका फिक्स सर्कुलर पाथ है। ही स्टेटेड दैट द ओनली सर्टन ऑर्बिट्स आर अलाउड, और सर्टन ऑर्बिट्स ही अलाउ होंगे, ठीक है। हम उनको क्या कहेंगे, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि कौन से ऑर्बिट्स अलाउ होंगे जिनके एटम्स क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। क्वांटाइज क्या, जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फ्रिक्वेंसी क्वांटाइज्ड होती है, सी एटम जो क्वांटाइज्ड होंगे ना वो ऑर्बिट जस्ट अलाउ होंगे, ठीक है। इसके बाद फर्स्टली ऐसा कहा जाता था, ये वैसे बोहर ने इसके मुखालफत की थी कि ऐसा नहीं होता। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि पहले क्या कहा जाता था कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, मतलब कि हर ऑर्बिट की डिफरेंट एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव टू अ हायर ऑर्बिट बाय अब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड ड्रॉप टू अ लोअर ऑर्बिट बाय एमिटिंग एनर्जी, ठीक है। कि ऑर्बिट जो है वो हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो हायर ऑर्बिट से अगर वो लोअर एनर्जी में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा ना। और अगर वो कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, अगर वो एनर्जी को लॉस करेगा तो वो कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो नील बोहर ने कहा था कि बेसिकली ऐसा नहीं होता। ये उनका सेकंड पोस्टुलेट था जिसमें उन्होंने बताया था, वो भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या था। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगर ऑर्बिट्स क्वांटाइज्ड है ना तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब्जॉर्ब हुई है या अमिट होगी है वो भी क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑर्बिट ही क्वांटाइज्ड है तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है। बोहर ने स्टेट किया था द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट रेडिएट एनर्जी। बोहर ने ये भी स्टेट किया था जो इलेक्ट्रॉन्स ये भी है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होता। अब खुद देखिए, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिएट करते रहेंगे एनर्जी तो एक ऐसा टाइम आएगा कि उनके पास से सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे। तो क्या होगा कि न्यूक्लियर मतलब एटम अनस्टेबल हो जाएगा, ये तो अनस्टेबिलिटी को शो करेगा ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि वो रेडिएट करेंगे एनर्जी को। द स्टेट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। इन स्टेट्स को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो रिवॉल्व करते रहते हैं उसके अंदर काफ़ी देर तक विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। एनर्जी को रेडिएट किए बगैर उसमें जो होता है वो मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिट की डेफिनेट एनर्जी है और डेफिनेट रेडियस है। तो इन एनर्जी स्टेट्स को उन्होंने क्या कहा था, क्वांटाइज्ड कहा था। तो ये इनका था फर्स्ट पोस्टुलेट। अब हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ थोड़ी सी आपके पास आ रही थी डेरिवेशन, और सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट जो है ना इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इस तरह से, और होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आसान सी चीज़ें थी, फिर भी जो समझ नहीं है वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।